आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इजराइल, और जेरूशलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे आपसे पहले भी कई जगहों पर मिलने का मौका मिला है। आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बातचीत की। देखिए, उन्होंने कहा कि भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, और इसलिए मैं आपको ख़ास तौर पर भारत आने के लिए बुलाता हूं। मैं आपसे न सिर्फ दिल्ली आने का आग्रह करता हूं, बल्कि कुछ समय निकालने के लिए भी कहता हूं, ताकि भारत में दूसरी जगहों के लोगों को भी आपका स्वागत करने का मौका मिल सके। आपने जिस उम्दा शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीजों में तो अपनी बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीजों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है, और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह में मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूं। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूं, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहां के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नेहरू जी अब इस देश में प्रधानमंत्री नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 1964 में जिनका देहांत हो गया, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सवाल पूछा जाता है तो जेल हो जाती है। थोड़ी ना, नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है देश में। आज जो प्रधानमंत्री हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। 1964 में जिनका देहांत हो गया उनसे सवाल पूछें, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री है उनसे सवाल पूछो तो जेल हो जाती है। किसान, अग्निवीर जवान, पेपर लीक के शिकार नौजवान, जो सड़क पर आता है ये उसको अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर आकर आईना दिखाना नरेंद्र मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं होता। नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि कोई भी तानाशाह ज्यादा दिन तक नहीं चलता। केरल के वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमने यहां पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपने दम पर बहुत कुछ किया है, और हमने यह अपनी पार्टी के जरिए किया है। Well, we've done a lot for the rehabilitation of victims here on our own, and we've done it through our parties. And as you know, today also we're going to be inaugurating the housing, etc. And I think that we've done quite a lot. But you have not given anything from the MP fund, they are saying. Yeah, so we don't. Yeah, so we don't have to give it to them. We have to give it to the victims of the disaster, and that's what we are doing. So will Congress, complete the housing project in time, because there has been a lot of delay on the part? Well, I hope so. There was a lot of delay of paperwork and of the land issues and all that, and fortunately we've been able to resolve them. So hopefully we'll build and be able to do something good soon. Even the left government is saying that Congress, it's been 2 years and even now they're only laying the foundation stone, and the left government is well, I would say that in identifying the land it took a long time, also partly because of the
dragging of the feet by the state government. Had they been more cooperative with us at that point, we would have been able to do it earlier. So is there any timeline now that by when? Well, our timeline is already passed, I would say. We should have been able to do it. I'm just happy that at least we've got all the clearances. They took a very long time to clear this project. So are you happy after the Disha meeting, Yes, I'm happy. evaluation? Yes, I'm happy. One of the central problem that everybody is facing, I think every different scheme, is a lack of funding from the central government. So the central government funds are very slow, in some cases also state government, but more than that, rather central government is slowing down funding on a lot of schemes, and that's delaying this. मेधा सोमैया मानहानि मामले में सेशन कोर्ट द्वारा राहत मिलने पर शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत ने कहा है कि वे राहत की बात है, ये बहुत राहत की बात है। निचली अदालत ने हमें इस मामले में 15 दिन की सज़ा दी थी। निचली अदालत ने हमें उसमें दंड दिया, जेल की सज़ा दी। हमारे वकीलों ने पूरी बात को सत्र न्यायालय के सामने रखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पार्टी भी बहुत खुश है कि आज सेशन कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित किया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाते हैं कि हमें न्याय मिले। जब न्याय मिलता है तो हम जैसे लोगों का कोर्ट पर विश्वास ज़्यादा बनता है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि सभी को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, मैं उनका भी आदर करता हूँ। बात ऐसी है कि ये राहत तो है, निचले अदालत हमें 15 दिन की पनिशमेंट दी थी। उसमें ये मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक घोटाला हुआ था और वो मैंने नहीं बोला है, ये विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई। वहाँ के लोकल एमएलए प्रताप सरनाइक ने उस बारे में कंप्लेंट फाइल की है। वहाँ के कॉरपोरेशन का एक रिपोर्ट है, उस आधार पर मैंने वक्तव्य किया था, तो मानहानि का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन निचले अदालत ने हमको उसमें पनिशमेंट दिया, 15 दिन का जेल की सजा दी। तो हम माननीय सत्र न्यायालय में आकर पूरी बात हमारे वकीलों ने सामने रखी और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पार्टी भी बहुत खुश है कि आज माननीय सत्र न्यायालय ने हमको निर्दोष मुक्त किया है। तो सत्य में वो जयते और कहीं ना कहीं ये मानते चले कि अभी भी लोगों पे कोर्ट पे विश्वास होगा, कोर्ट पे कहीं ना कहीं विश्वास अभी भी लोगों को कायम रहेगा। इसीलिए तो हम कोर्ट में आते हैं ना, इसीलिए तो हम कोर्ट का दरवाजा में क्यों खड़े रहते हैं, कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? इसलिए कि हमको न्याय मिले, और जब न्याय मिलता है तो हमारे जैसे लोगों का कोर्ट के ऊपर का विश्वास ज्यादा बढ़ता है। मालेगांव गुन्हा दाखल झालेला है, हाई कोर्ट में जाने की बात कही है, क्या कहना चाहिए? करने दीजिए, उनको अधिकार है, सबको अधिकार है हाई कोर्ट में जाने का या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, और मैं उनका भी आदर करता हूँ। डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया जी ने भी उनके अधिकार के लिए जो फाइट की है उसको निचले अदालत में वो जीत गई, अब ऊपर की अदालत में हमको न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताब के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र करने वाले चैप्टर पर रोक लगाए जाने पर कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस तरह का एक चैप्टर अपनी किताब में डालने की कोशिश कर रहा है, खासकर बच्चों को दिखाने के लिए कि जैसे न्यायपालिका भ्रष्ट है और उसके भ्रष्टाचार के कारण ही लोगों के मामले समस्यात्मक है। आज हमें बच्चों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। यदि देखा जाए तो न्यायपालिका संविधान के अन्य स्तंभों से सबसे आगे है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कहता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही अलग मामला है। लगता है कि एक संस्थान को बदनाम करने की मुहिम है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें आपराधिक अवमानना होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस तरह के चैप्टर को किताब में डालने का किसका विचार था। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस तरह का एक चैप्टर अपने किताब में डालने की कोशिश कर रहा था, खासकर को बच्चों को दिखाने के लिए कि जैसे कि जुडिशरी जो है सिर्फ करप्ट है और जुडिशरी के करप्शन की वजह से ही सारा लोगों का मामला जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। आज के दिन में एक बच्चों को अगर आपको बताना है, कुछ सिखाना है, तो उनको सिखाना करप्शन के खिलाफ सिखाइए कि करप्शन करना ही गलत है। उनको उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में बताइए। अगर करप्शन की बात करनी है तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था तो उन्होंने एक बड़ा खेद प्रकट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के बाद। वो ये खेद था कि उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया और डिसक्वालिफिकेशन नहीं दिया लेजिस्लेटर्स के लिए।
और आज के दिन में वही नहीं करने की वजह से आज के दिन 40% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो एमएलएज हैं वो सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं और पूरा देश किस दिशा में जा रहा है उसकी हम लोग सबको समीक्षा करनी चाहिए। तो आपको अगर कुछ करना है तो इस तरह की बात कीजिए। जुडिशरी की बात कर रहा है, जुडिशरी अगर सारे अंगों में देखा जाए इस देश के सारे जो 3 पिलर्स हैं उनमें जुडिशरी सबसे आगे है। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे जुडिशरी का तो जितना जुडिशरी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, कंपेयर कर ले आप डिस्पोजल रेट से पूरे वर्ल्ड में विश्व में कर ले, जितनी कठिनाइयां जुडिशरी में होती हैं, जितना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी जिस तरह से जजेस काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और उस सराहनीय बैकग्राउंड में जुडिशरी को इस तरह से सिंगल आउट करना, मैं नहीं कहता जुडिशरी में करप्शन नहीं है, करप्शन हर जगह है, लेकिन जुडिशरी का करप्शन जो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट तरह का मामला है। बिकॉज जुडिशरी का करप्शन जो है वो सरकार या कोई और तय नहीं कर सकता, वो जुडिशरी इन हाउस प्रोसीजर से ही तय करता है और कर रहा है, करता रहता है। कितने लोग सस्पेंड होते हैं, कितने लोग निकाले जाते हैं, कितने दौर जुडिशरी वाले लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है, ये रोज का एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेशनल कैरेक्टर में गिरावट आई है जो हम सब जगह देख रहे हैं इस देश में, तो ये कहना कि जुडिशरी बिल्कुल उस नेशनल कैरेक्टर के परे है वो तो कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन किताब में इस तरह से एक सिंगल आउट करना, ये एक अभियान का लगता है, एक मुहिम है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए। आप सब बताइए, यंग बच्चे हैं, वो जब किताब पढ़ेंगे और उनको इस तरह की बात आएगी तो उनको लगेगा कि जुडिशरी तो बहुत गलत जगह है, वहां तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ तो वकील बनना या जज, या ये सोचेंगे कि जितने वकील जज हैं सारे यही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैंने भी इसको पूरा समर्थन दिया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने ये अभियान किया, किसका ये षड्यंत्र था इस तरह से इस चैप्टर को डालने का। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुझे यहां आकर अच्छी अनुभूति मिली है। मैं पहले भी बोलता था कि शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत में भी इस प्रकार अनुशासन और प्रदर्शन देखकर गौरवान्वित हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत उत्सुक है। अच्छी अनुभूति मिली है। जो मैं पहले सोचता था कि शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ऑल कॉर्नर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने रामायण की एक बात कही कि गुरु री गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। तो सब प्रकार की शिक्षा यहाँ इम्पार्ट हो रहा है। ये देख करके हम गौरवान्वित हैं, खुशी नहीं गौरवान्वित हैं कि हमारे इंडिया में भी इस प्रकार के अनुशासन, इस प्रकार का परफॉर्मेंस और इस प्रकार का हार्ड लेवल होता है। इट इज गुड लक फॉर आवर इंडिया। What are the steps taken for the women increasing women in MSME sector? That is a separate issue. If that will be elaborated, that will take time because I am not having time. But you know कि Prime Minister is very curious for upliftment of the women, and that's why he has directed in our department so as many as 39% of women entrepreneurs are being elevated. Yeah, it seems about 20% in fact. No. That might be in this state, but so far all India concerned is 39% women are being benefited in MSME. In budget of 10,000 crores have been allotted. What kind of development we can foresee in the coming years for this women? Separate issue are there, only that one account will not be considered. That for women many type of work they have done that led to their performance to the population. मेरे साथ इस बुलेटिन में ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया